साथियों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है इस यूट्यूब चैनल पर। मैं अशोक यादव। साथियों, इस आज की जो क्लास है या दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत जो सल्तनत काल में विज्ञान के क्षेत्र में, उद्योग के क्षेत्र में जो महत्वपूर्ण उपलब्धि थी, जो उसका विकास हुआ, इस क्लास के अंतर्गत उसकी हम चर्चा करेंगे। तो क्लास शुरू करने से पहले आपसे एक निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, अपने दोस्तों तक से ज़रूर करिए। तो यहाँ पे देखिए, जो क्लास आज की है वह सल्तनत युगीन विज्ञान प्रौद्योगिकी। ठीक, तो यहाँ पे देखिए जो पहला बिंदु है वह है कृषि क्षेत्र में पलटवा हल। यहाँ पे देखिए एक शब्द दिया है पलटवा हल एवं लोहे के फ्रेम का प्रचलन तुर्कों ने किया। ठीक है, यहाँ पे भी प्रश्न बनता है कि लोहे के फ्रेम का कृषि क्षेत्र में जो उपयोग होता था उसका प्रचलन किन्होंने किया? तो उसका प्रचलन तुर्कों ने किया था। तो एक बार फिर समझिए कि कृषि क्षेत्र में जो पलटवा हल होता है, लोहे की उसकी फ्रेम होती है, उसका प्रचलन अगर कोई किया था तो उसका प्रयोग तुर्कों ने सबसे पहले किया था। अब देखिए यहाँ पे जो दूसरा बिंदु है, दूसरे बिंदु में दिया है कि सिंचाई व्यवस्था में भी सुधार की। तुर्कों ने जब कृषि क्षेत्र पर ज़्यादा जोर दिया ताकि राजस्व बढ़े, तो उस कृषि क्षेत्र में ध्यान देने के कारण जो अगर सिंचाई व्यवस्था अच्छी होगी तब जा कर के कृषि में पैदावार अच्छी होगी। जैसे फिरोज शाह तुगलक ने नहर का सबसे पहले विकास किया था, 5 प्रकार की नहरों का विकास किया, जिसके माध्यम से जगह जगह पर नहरें गईं, पानी की व्यवस्था हुई, सिंचाई सुविधा आसान हुई। अगर हम मोहम्मद बिन तुगलक की बात करें तो उसने एक योजना लाई कि किसानों को कुछ ऋण दिया जाए, ऋण के माध्यम से किसान अपनी कृषि में सुधार करें, नए नए बीज लेके आएँ। जो खेती के लिए बैल प्रयोग होते थे, हल का प्रयोग होता था, उसकी खरीदारी करें। अब कृषि में जो बंजर भूमि थी उसमें सुधार करें, सिंचाई व्यवस्था भी उसकी व्यवस्था करें। इन तमाम प्रकार की जो समय समय पर शासकों ने, राजाओं ने जो व्यवस्था की, उसके माध्यम से कृषि में काफ़ी सुधार भी हुआ, राजस्व में बहुत बढ़ोतरी भी हुई। अब देखिए आगे दिया है इसमें दिया है नौरिया। ठीक, एक शब्द आया है नौरिया, उसके बाद राहट, फिर चरस, साकिया, दौलाब सिंचाई के प्रचलित साधन थे। आपको यहाँ पे समझना है, अगर मान लीजिए यहाँ पे कोई शब्द उठा के दे आयोग कि नौरिया शब्द दिल्ली सल्तनत में किस लिए प्रयोग होता था। ठीक, तो आपको समझना है ये सिंचाई के साधन थे। राहट आप लोगों ने नाम सुना ही होगा, जिससे कुएं से पानी निकाला जाता था। उसके बाद एक नया शब्द है यहाँ पे चरस, फिर दूसरा नया शब्द है साकिया, उसके बाद दौलाब। ये तमाम प्रकार के जो औजार थे ये सिंचाई के साधन हुआ करते थे, जिसके माध्यम से किसान अपनी जो खेती थी उसमें अच्छी पैदावार किया करते थे। सिंचाई के 2 ही साधन थे, एक प्राकृतिक साधन और दूसरा जो मानव निर्मित साधन थे, जैसे नौरिया हुआ, राहट हुआ, चरस हुआ, साकिया हुआ, दौलाब हुआ। ये सब मानव निर्मित साधन थे। तो इनके माध्यम से सिंचाई की व्यवस्था करके किसानों ने पैदावार की अच्छी बनाई। अब देखिए यहाँ पे लिखा है राहट, जिसे गलती से पर्शियन व्हील कहा जाता है, उसमें भी सुधार किया। जो राहट है उसे जो पारसी औजार था ये पर्शियन व्हील। ठीक, पर्शियन व्हील की तुलना यहाँ पे जो हिंदुस्तान है, भारत है, यहाँ पे राहट से की गई है। आगे देखिए, अब नौरिया क्या है? नौरिया का काम था खुले तल, जैसे नदी हुआ, तालाब हुआ, जलाशय पर काम कर सकता था। ठीक है, अब जैसे जो नौरिया था, जैसे तालाब है, वहाँ पे एक थोड़ा सा घाट बना करके वहीं से पानी निकाल करके, जैसे वहीं से धीरे धीरे
कुछ किसान मिल करके अपने खेत में पानी नाली के माध्यम से भेजा करते थे खेत में, ताकि सिंचाई अच्छी हो सके। अब देखिए यहाँ पे लिखा कि जबकि राहट गहरे कुएं में से पानी निकाल सकता था। जो राहट होता था, अगर जिससे कुआं गहरा है तो उस कुएं से पानी धीरे धीरे निकाला जाता था, चाहे वो बैल के माध्यम से हो, चाहे किसान खुद उसको चलाया करते थे। तो राहट गहरे कुएं से पानी निकालने का काम करता था। अब देखिए यहाँ पे लिखा है कि सीरत ए फिरोज शाही, एक पुस्तक आ जाती है, तो पुस्तक का नाम है सीरत ए फिरोज शाही। ठीक, सीरत ए फिरोज शाही में राहट का वर्णन मिलता है, जिसे फिरोज शाह ने दिल्ली में लगवाया था। आपको समझना है, बहुत बड़ा प्रश्न बना है कि राहट का वर्णन करने वाली पुस्तक कौन सी है, या किस पुस्तक में राहट का उल्लेख मिलता है। तो वह पुस्तक है सीरत ए फिरोज शाही। ठीक, अब ये जो राहट है, इसको लगवाने वाला दिल्ली में कौन था? इसको लगवाने वाला दिल्ली में शासक था फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, अब देखिए, परंतु गियर युक्त राहट या साकिया ये फारसी जलतंत्र थे, इसका प्रथम वर्णन बाबर ने किया है। ठीक, लेकिन यहाँ देखिए, अगर केवल राहट की बात की जाए, ठीक, जिसके माध्यम से कुएं से पानी निकाला जाता था, उस राहट का उल्लेख सीरत फिरोज शाही में मिलता है। लेकिन अगर वही राहट जिसमें गियर लगा होता था, इससे पानी आसानी से निकलता था, और दूसरा साकिया, ये फारसी जल यंत्र थे, अगर इसका उल्लेख की अगर बात की जाए तो सबसे पहले इसका उल्लेख बाबर के समय में होता है। ठीक है, अब देखिए आगे लिखा है कि बाबर और सुजान राय भंडारी एवं यूसुफ मीरख की महजर ए शाहजहाना हानी, इस पुस्तक में भी राहट का उल्लेख मिलता है। अब आगे देखिए, बाबर ने लाहौर, दीपालपुर एवं सरहिंद में राहट से सिंचाई करते हुए देखा था। अगर यहाँ पे प्रश्न बन जाए कि बाबर ने राहट से सिंचाई करते हुए किन क्षेत्रों में अपनी आँखों से देखा था, तो वो क्षेत्र थे लाहौर, दीपालपुर और सरहिंद। यहाँ पे जब बाबर जाता है तो वहाँ पे देखता है कि किसान राहट के माध्यम से कुएं से पानी निकाल करके अपने खेतों तक पहुँचाया करते थे, जिससे खेती होती थी। अब यहाँ पे देखिए, गियर सिद्धांत पर आधारित नोरिया तथा लीबर सिद्धांत पर आधारित राइफ को देकुल या ढेगली कहा जाता था। इसकी शुरुआत सबसे पहले तुर्कों ने ही की थी। अब आपको यहाँ समझना है, अगर मान लीजिए हायर में, नेट में या प्रवक्ता में कहीं भी अगर केवल शब्द दे देगा और पूछ लेगा कि इसका प्रयोग किसने किया सबसे पहले, इसकी शुरुआत किसने की, तो आपको वहाँ पे तुर्कों को ही लगाना है। जैसे गियर सिद्धांत पर आधारित जो नोरिया है, ठीक, जो नोरिया जिसे गांव में दोगला कहा जाता है, कि दोगले के माध्यम से दो व्यक्ति होते थे, एक घाट बनाया जाता था, दोनों व्यक्ति एक इधर खड़ा होता था, एक इधर, और दोनों फिर ऐसे पलट करके पानी तालाब से खेत में नाली के माध्यम से भेजते थे। वही यहाँ पे था। तो अर्थात गियर पर आधारित, अर्थात टेक्निक जो होती थी उस पर आधारित नोरिया और लीबर सिद्धांत, इस पर आधारित एक व्यवस्था थी राइफ। ठीक, राइफ को ढेकली भी कहा जाता था। इसकी शुरुआत सबसे पहले भारत में तुर्कों ने की थी। ठीक, अब देखिए यहाँ पे तीसरा बिंदु आ जाता है। ठीक, तीसरा बिंदु है कागज से संबंधित। ठीक, अब ये तो बात रही पहला, कृषि क्षेत्र में पलटवा हल और लोहे की फ्रेम, सबसे पहले तुर्कों ने इसका प्रचलन किया था भारत में। अब सिंचाई व्यवस्था में नोरिया, राहट, चरस, साकिया और दौलाब, ये जो सिंचाई के साधन थे सबसे पहले तुर्कों ने भारत में इसका प्रयोग किया। फिर आपको समझना है गियर युक्त राहट, ठीक, और साकिया ये फारसी जल यंत्र थे, इसका भी सबसे पहले तुर्कों ने भारत में प्रयोग किया। ठीक है, अब यहाँ पे अगर एक बार और आपको समझा दें कि राहट का सबसे पहले वर्णन किस पुस्तक मिला, तो वह मिला था सीरत फिरोज शाही में। ठीक है, ये बात आपको ध्यान देनी है। तो उसके बाद देखिए यहाँ पे तीसरा बिंदु आ जाता है कागज़ से संबंधित। ठीक।
ठीक है, यहाँ पे देखिए शब्द दिया है कागज। ठीक है, अब आप समझिए सर्वप्रथम 100 ईस्वी के आसपास चीन में बनाया गया। अगर कागज़ की बात करें, सबसे पहले अगर शुरुआत कागज़ की कहीं हुई थी तो हुई थी चीन में। कागज़ की सबसे पहले अगर आविष्कार या बनाने की शुरुआत हुई, वह हुई थी चीन में। अब कब हुई थी? 100 ईस्वी के लगभग। ठीक है, अब यहाँ देखिए, यद्यपि कागज पर उत्कीर्ण प्रथम पांडुलिपि शतपथ ब्राह्मण है, जो कि 1089 ईस्वी में कश्मीर में लिखी गई थी। यहाँ पे आपको समझना है कि कागज का सबसे पहले आविष्कार कहाँ हुआ? चीन में हुआ। कब हुआ था? 100 ईस्वी में हुआ था। लेकिन अगर यहाँ पे भारत की बात की जाए तो भारत में कागज पर लिखित सबसे पहली पांडुलिपि अगर कोई थी, वह था शतपथ ब्राह्मण। शतपथ ब्राह्मण भारत में कागज पर लिखी गई सबसे पहली पांडुलिपि थी। लिखी कब गई? लिखी गई थी 1089 ईस्वी में। 1089 ईस्वी में सबसे पहले शतपथ ब्राह्मण कागज पर लिखा गया। कहाँ लिखा गया? कश्मीर में लिखा गया। इसलिए हमने कई बार बताया, क्योंकि जितने बिंदु यहाँ पे हैं, यहाँ से कई प्रश्न बनने की संभावना है। अब कई बार प्रश्न बना भी है। ठीक है, तो यहाँ देखिए, लेकिन भारत में कागज के प्रयोग की शुरुआत अगर बड़ी मात्रा पर की जाए तो 13वीं सदी में तुर्कों के आगमन के पश्चात इतिहासकारों ने स्वीकार किया। लेकिन शुरुआत तो 1089 ईस्वी में हो गई, कहाँ? कश्मीर में हुई। लेकिन इतिहासकारों का यह मानना है कि भारत में अगर बड़े पैमाने पर या अच्छे से अगर प्रयोग कागज़ का भारत में होने लगा, हुआ उसका प्रयोग 13वीं सदी में, जब तुर्क भारत आए, उसके आगमन के समय अच्छे तरीके से कागज़ का प्रयोग भारत में तुर्कों ने किया। अब लिखा है कि अतः भारत में कागज़ का प्राचीनतम साक्ष्य गुजरात में प्राप्त संस्कृत में लिखी पांडुलिपि को ही माना जाता है, जो कि 13वीं सदी से संबंधित है। हाँ, यहाँ पे भी प्रश्न बनता है कि भारत में कागज का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिलता है? तो आपको समझना, वह गुजरात से मिला। कब मिला? 13वीं सदी में मिला। किस भाषा में मिला? तो संस्कृत भाषा में लिखी गई पांडुलिपि थी, वहाँ पे मिलता है। यहाँ पे आपको प्रश्न कैसे बनता है, उसकी भाषा को समझना है। ठीक है, एक ही लाइन से कई प्रश्न बन जा रहा है। ठीक, प्रश्न कैसे आयोग बनाता है, कैसे प्रश्न निकल सकता है, उसकी मूल भावना को आपको समझना। जैसे मान लीजिए, अगर यहाँ पे प्रश्न बने कि भारत में कागज़ का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिला, ठीक है, तो गुजरात में मिला। फिर अगर मान लीजिए यहाँ प्रश्न जो भारत में कागज़ का प्राचीनतम साक्ष्य किस सदी से मिला, तो 13वीं सदी में मिला। ठीक है, अगर मान लीजिए फिर प्रश्न अगर घुमा के कहीं पूछ ले कि भारत में कागज़ का प्राचीनतम साक्ष्य जो गुजरात में मिला, 13वीं सदी में मिला, किस भाषा में लिखा गया था, तो संस्कृत भाषा में लिखा गया। तो फिर आपको समझना है कि ये जो प्रश्न मतलब एक ही लाइन में 3 प्रश्न जो बना, इसकी मूल प्रवृत्ति यही है, तो पूछने का तरीका अलग है। बस यही चीज़ अगर आप पकड़ लेंगे तो आपके लिए समझना आसान हो जाएगा। जो प्रश्न की प्रकृति होती है वो भी आप अच्छे से समझ सकते हैं। तो यहाँ पे लिखा है कि दिल्ली सल्तनत में सर्वप्रथम ऐबक ने फरमानों के लिए कागज़ का प्रयोग किया। अब देखिए यहाँ पे, अब अगर दिल्ली सल्तनत में आए तो दिल्ली सल्तनत में फरमान जो जारी होते थे, जो आदेश जारी होते थे, उस फरमान को लिखने के लिए सबसे पहले कागज़ का प्रयोग और किसी शासक ने किया था, वह था कुतुबुद्दीन ऐबक। अर्थात दिल्ली सल्तनत में सबसे पहले ऐबक ने फरमानों के लिए कागज़ का प्रयोग शुरू किया। अब यहाँ पे देखिए, शुरुआत में जो कागज़ थे वो समरकंद अर्थात उज्बेकिस्तान से मंगाए जाते थे। फिर अगर यहाँ देखिए, अगर कागज़ की बात करें तो भारत में बनता तो था नहीं, लेकिन मंगाए जाते थे जो वह समरकंद से मंगाए जाते थे। ठीक है, लेकिन बाद में बंगाल के राजशाही ज़िले में कागज़ फैक्ट्री स्थापित हुई। पहले कागज़ समरकंद से मंगाया जाता था, जो कि उज्बेकिस्तान में स्थित है।
लेकिन जब यहाँ पे कागज़ की मांग बढ़ी तो यहाँ के शासक थे, उन्हें लगा कि अगर भारत में ही एक कागज़ की फैक्ट्री स्थापित कर दी जाए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो उन्होंने बंगाल के एक राजशाही जिला था, वहाँ पे कागज़ की फैक्ट्री स्थापित की। यहाँ देखिए, यहाँ दिया है कि गुजरात में भी कागज उद्योग का प्रसिद्ध केंद्र था। भाई जो गुजरात में अगर बात की जाए तो यहाँ पे दिया था कि भारत में कागज का प्राचीनतम साक्ष्य गुजरात से मिला। तो यहाँ देखिए दिया है गुजरात भी कागज उद्योग का प्रसिद्ध केंद्र के रूप में स्थापित रहा। अब यहाँ देखिए आते हैं अमीर खुसरो। अमीर खुसरो, बहुत बार प्रश्न आपको समझ, सर्वप्रथम अमीर खुसरो ने 3 प्रकार के, जिसमें पहला प्रकार है शमी, दूसरा है सादा, तीसरा है रेशमी, 3 प्रकार के कागजों का उल्लेख किया है। किसने किया है? अमीर खुसरो ने। ये भी कई बार प्रश्न बना है कि अमीर खुसरो ने सबसे पहले नहीं कि किस इतिहासकार ने सबसे पहले कागज का उल्लेख किया है। तो अमीर खुसरो ने सबसे पहले 3 प्रकार के कागजों का उल्लेख किया। इसमें पहला प्रकार है शमी, दूसरा है सादा और तीसरा है रेशमी। इन 3 प्रकार के कागजों का उल्लेख सबसे पहले अमीर खुसरो ने किया था। अब देखिए चौथे प्रकार का, यहाँ पे जो विज्ञान प्रौद्योगिकी की बात अगर है तो चौथे प्रकार में है कांच के मर्तबान, अर्थात जो कांच के बर्तन होते थे वो ही बनाने की प्रथा यहाँ पे तुर्कों ने शुरू की। जार हुआ, शीशे बनाने का प्रचलन मुसलमानों की देन है। ये आपको समझना, अगर मान लीजिए प्रश्न बन जाए कि कांच के जो मर्तबान हैं, जार अथवा शीशा बनाने की जो परंपरा है सबसे पहले कहाँ से भारत को मिली, तो यह सब तुर्कों की देन है, मुसलमानों की देन है। अब देखिए यहाँ पे 5वां बिंदु यहाँ पे दिया है कि हुइटनी जिन, समझना, हुइटनी जिन या नद्दाफ, या जिसे पिंजड़ कहा जाता था, जिसे धुनिया कहा गया, एवं करघे का प्रयोग तुर्कों ने ही सबसे पहले शुरू किया। तो मेन बात यहाँ पे समझिए आप, जो धुनिया होती थी जिसे नद्दाफ, ठीक, ये तमाम प्रकार की जो बातें हैं एक दूसरे से मिली हुई हैं। तो कई बार यहाँ पे थोड़ा शब्द को आगे पीछे करके पूछ लेता है, इसलिए आपको समझने में कठिनाई होती है। अगर मान लीजिए पूछ लिए हुइटनी जिन क्या है, अगर हुइटनी जिन आप जानते रहेंगे तो आप समझ लेंगे नद्दाफ है। और नद्दाफ भी पूछ ले, आप न समझ में आए तो धुनिया, अर्थात रोई निकालने का जो औजार होता है उसे धुनिया कहा गया। रोई निकालने का जो औजार होता है उसे धुनिया कहा गया, और धुनिया को ही पिंजड़ कहा गया। ठीक, अगर थोड़ा और टफ आयोग बनाना चाहे प्रश्न को, नद्दाफ शब्द दे दे या हुइटनी जिन शब्द दे दे, अर्थात आपको सारे शब्दों को समझना है कि हुइटनी जिन, नद्दाफ और जो पिंजड़ शब्द है, ये सब धुनिया जो होती है, जो रोई निकालने का औजार है, उसे कहा गया। सारे शब्द एक ही हैं, बस भाषा में थोड़ा फर्क है। अब देखिए करघा, जो करघा होता था उसका प्रयोग भी तुर्कों ने ही भारत में सबसे पहले किया था। ठीक, अब देखिए आगे लिखा, तुर्कों ने करघा के साथ भारतीय तकली का मिश्रण कर चरखा या स्पिनिंग व्हील का आविष्कार किया। फिर आपको समझना, जो करघा था, तुर्कों ने भारतीय तकली जो होती थी, जिसे सूत काटा जाता था घुमा घुमा करके, उसका मिश्रण करके, दोनों को समझ करके एक ऐसे औजार का प्रयोग किया जिसे करघा कहा गया, चरखा कहा गया। उसका आविष्कार अगर किसने किया सबसे पहले भारत में, तो किया था तुर्कों ने। ठीक, आगे देखिए एक इतिहासकार आते हैं इरफान हबीब। इतिहासकार है इरफान हबीब। वो कहते हैं कि कुछ प्रसिद्ध कवियों ने 12वीं सदी में ईरान में चरखे के प्रयोग की पुष्टि की। इरफान हबीब बताते हैं कि कुछ कवि हैं
जिन्होंने अपने कविता के माध्यम से यह बताने का प्रयास किया कि सबसे पहले अगर चरखे का कहीं प्रयोग हुआ था तो वह ईरान में हुआ था, और हुआ था 12वीं सदी में। भारत में इसका पहला उल्लेख 14वीं सदी के मध्य हुआ था। जो चरखा है उसका प्रयोग इरफान हबीब बताते हैं कि भारत में चरखे का सबसे पहले प्रयोग और हुआ तो 14वीं सदी में हुआ। ठीक, आगे लिखा है कि चरखा का पहला उल्लेख इसामी की पुस्तक है फुतूह उस सलातीन, उसमें मिलती है। ठीक, चरखे का सबसे पहले उल्लेख, बहुत बड़ा प्रश्न बना है कि चरखे का सबसे पहला उल्लेख किसने किया है, किस इतिहासकार ने किया है, तो वह इतिहासकार है इसामी। तो यहाँ पे अगर प्रश्न बन जाए कि चरखे का उल्लेख करने वाली पुस्तक का क्या नाम है, तो वह है फुतूह उस सलातीन। अब देखिए, जबकि पैर से चलने वाले चरखे का पहला चित्र मिफ्ता ए फुजाला में मिलता है। समझ, ये जो चरखा, साधारण चरखा, ये हाथ से चलाया जाता था। ठीक, जिसका उल्लेख इसामी ने अपनी पुस्तक फुतूह उस सलातीन में किया है। लेकिन जो पैर से चरखा चलाया जाता था, इसका सबसे पहला अगर चित्र कहीं मिला, वह मिला है मिफ्ता ए फुजाला में। कब मिला है? 1469 ईस्वी मिला है। फिर समझिए, मिफ्ता ए फुजाला में धुनिया एवं हाथ चक्की का चित्रण मिलता है। जो हाथ की चक्की होती थी, ठीक, उसका चित्रण और धुनिया, इन दोनों का चित्र मिफ्ता ए फुजाला में सबसे पहले दिया गया है। आगे के चरखा सूत काटने की गति बढ़ाता है, जो कि उत्पादन में केवल परिमाणात्मक वृद्धि करता है, गुणात्मक नहीं। यहाँ पे यह बताने का प्रयास किया गया है कि जो हाथ से चरखा चलाया जाता था, ठीक, तो चरखा है, इसका प्रयोग बस इतने है कि इसका प्रयोग करके केवल उत्पादन में वृद्धि की गई है, क्वालिटी में कोई परिवर्तन नहीं आया। अर्थात जो हाथ से रुई बनाई जाती थी उसकी क्वालिटी में और चरखे की क्वालिटी में कोई विशेष परिवर्तन नहीं आया, बल्कि इतना था, जो हाथ से रुई बनाई जाती थी उसके उत्पादन में कम वृद्धि हुई, जबकि जब चरखा आ गया तो सूत काटने की जो गति थी, जो उत्पादन में वृद्धि होनी थी, वो काफी बड़ी मात्रा में हुई। ठीक, अब देखिए, यहाँ पे इरफान हबीब उसमें उत्पादन में बात कर रहे हैं। इरफान हबीब महोदय, इन्होंने कहा कि जब चरखे का उत्पादन सूत कताई में होने लगा तो उत्पादकता में 6 गुना वृद्धि हो गई। ठीक, अब देखिए यहाँ पे जो छठा बिंदु यहाँ पे है, छठा बिंदु अब यह है कि चुंबकीय कुतुबनुमा, आपको समझना है, जो चुंबकीय कुतुबनुमा है एवं स्ट्रोलैब, ठीक, दो शब्द यहाँ पे है, चुंबकीय कुतुबनुमा एवं स्ट्रोलैब का प्रयोग भारत में इसी काल में हुआ था, जिससे समुद्री यात्रा में सहायता मिलती है। अब आपको यहाँ समझना है कि जो चुंबकीय कुतुबनुमा है, जिसे समुद्र में रास्ता समझने में आसानी होती है कि हम किस दिशा में जा रहे हैं। ठीक, और जो कुतुबनुमा होता था हमेशा उत्तर दिशा को इंगित करता था। इससे अनुमान लगता था कि यह जो कुतुबनुमा है, अगर उत्तर की तरफ इशारा कर रहा तो यह साइड उत्तरी है। ठीक, समुद्र में कोई दिशा का पता होता नहीं कि हमें किस दिशा में जाना है। तो यहाँ पे जो एस्ट्रोलैब है, ये भी दिशा मापक यंत्र है, दिशा सूचक यंत्र है। जो चुंबकीय कुतुबनुमा है, यह भी दिशा मापक सूचक यंत्र है, जिसका प्रयोग समुद्र की यात्रा के दौरान किया जाता है। इस सब का प्रयोग तुर्कों ने किया था। अब देखिए यहाँ पे जो एस्ट्रोलैब एक यूनानी आविष्कारक थे, जिसमें अरबों ने भारी सुधार किया। जो आविष्कार था एस्ट्रोनोमा, यह यूनानी था। तो यहाँ तुर्कों ने क्या किया कि इसमें बहुत
परिवर्तन कर करके इसका प्रयोग किया, जिससे समुद्र यात्रा में काफी सहायता मिली। अब देखिए, दिशा सूचक यंत्र कंपास, यहाँ पे एक शब्द है कंपास। जो कंपास है यह है दिशा सूचक यंत्र। इसका आविष्कार यूरोप में नहीं हुआ था, यह चीनियों को अनेक सदी पहले ज्ञात हुई। कुछ लोग बताते हैं कि जो दिशा सूचक यंत्र कंपास है इसका आविष्कार यूरोप में हुआ, लेकिन जब अध्ययन किया गया तो यह पता चला कि इस दिशा सूचक यंत्र कंपास का प्रयोग, यह आविष्कार यूरोप में न होकर के चीन के जो व्यापारी होते थे वो बहुत सदी पहले इसका प्रयोग किया करते थे। ठीक, अब देखिए यदि 13वीं शताब्दी में समुद्री जहाजों में चुंबकीय कुतुबनुमा का प्रयोग शुरू हो गया। फिर आप समझिए यहाँ पे 13वीं सदी जब आई, अर्थात 14 से कुछ ईस्वी में, सॉरी 1200 कुछ ईस्वी में, जब तुर्की लोग या जो व्यापारी होते थे उस समय, जब समुद्र की यात्रा जहाजों के माध्यम से करते थे तो चुंबकी जो कुतुबनुमा है जिसके माध्यम से दिशाओं का ज्ञान होता था उसका प्रयोग शुरू किया गया था। अब देखिए, लेकिन कुछ जो विदेशी यात्री आए जिसमें मार्को पोलो हैं, इब्न बतूता हैं, निकोलस कोंटी हैं, ये जो आए थे यात्री भारत में, इन्होंने इस चुंबकीय जो कुतुबनुमा है इसका कोई उल्लेख इन्होंने किया नहीं है। हाँ, इसका प्रयोग किया है, लेकिन अपनी पुस्तकों में इन्होंने इस यंत्र का कोई उल्लेख नहीं किया है। अगर उल्लेख की बात करें तो सर्वप्रथम 1231 ईस्वी में आउफी एक इतिहासकार हैं, जो इतिहासकार और जो यात्री हैं उन्होंने इस चुंबकीय कंपास का उल्लेख सबसे पहले किया था। ठीक, अब देखिए यहाँ 7वां बिंदु आ गया। 7वां बिंदु यहाँ पे, सुल्तानों ने भी प्रौद्योगिकी विकास में रुचि ली। ऐसा नहीं है कि जो प्रौद्योगिकी विकास है यह केवल जो बाहरी लोग थे उन्होंने किया, जो यहाँ पे सुल्तान थे, जो शासक थे, उन्होंने भी जो वैज्ञानिक सोच थी उसको अपनाने का प्रयास किया, उसके विकास में भी उन्होंने रुचि ली। जैसे फिरोज शाह तुगलक ने सर्वप्रथम सूचक उपकरणों का प्रयोग किया। जो समय सूचक उपकरण है, फिरोज शाह तुगलक ने इसका भरपूर प्रयोग किया ताकि व्यापार में वृद्धि हो सके। भाई, फिरोज शाह तुगलक ने कई उद्योगों की स्थापना की थी। भाई, उद्योग अगर बनाए जाएंगे, जो सामान वहां से बनेगा उसे कुछ बनाने के लिए भी सामान की आवश्यकता होती है। अगर सामान बन गया तो उसका व्यापार विभाग में उसे भेजना है। तो यहाँ ऐसा तो है नहीं कि अगर किसी चीज का उत्पादन हो गया कि तो अपने ही क्षेत्र में उसका व्यापार होगा। अगर बड़े पैमाने पर उत्पादन हो रहा है तो उसके लिए एक बड़े बाजार की आवश्यकता होती है। तो उस सामान को बाहर भेजने के लिए तो उस समय जहाज तो थे नहीं कि हवाई जहाज उठा के भेज दिया जाए। जो स्थलीय सीमा थी बड़ी दुर्लभ थी, तो जो समुद्री मार्ग होता था काफी सुरक्षित भी था। इसीलिए फिरोज शाह तुगलक समुद्री मार्ग का प्रयोग किया। जब उसका प्रयोग किया तो जो सूचक उपकरण थे, समय सूचक थे, उसका उन्होंने भरपूर प्रयोग किया था। अब देखिए, फिरोज शाह तुगलक की यहाँ पे बात हो रही है, तो फिरोज शाह तुगलक ने फिरोजाबाद अर्थात दिल्ली में धूप घड़ी का और एक जल घड़ी जिसे ताश घड़ियाल कहा गया एवं नक्षत्र घड़ी बनवाई थी। एक बहुत बार प्रश्न बना है कि दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने दिल्ली में धूप घड़ी, ये भी प्रश्न बनता है, या जल घड़ी दे दिया। जल घड़ी जिसे ताश घड़ियाल कहा जाता है, इसका और नक्षत्र घड़ी, ये तमाम प्रकार की जो घड़ी थी, जो समय मापक के यंत्र थे, उपकरण थे, इसको बनवाने का दिल्ली में फिरोजाबाद में कोई काम किया था तो वह था शासक फिरोज शाह तुगलक। ठीक, अब आगे देखिए कि ताश घड़ियाल में कांसे का घंटा लगा था। जो ताश घड़ियाल होता था
जो जल घड़ी थी इसमें कांसे का बनाया गया एक घंटा लगा था। ठीक, उसने फिरोजाबाद में नक्षत्रशाला की स्थापना की। फिर यहाँ पे आपको समझिए, आप यहाँ समझिए, अगर प्रश्न बन जाए कि दिल्ली के फिरोजाबाद में एक नक्षत्रशाला की स्थापना किस दिल्ली सल्तनत के शासक ने की, तो वह था फिरोज शाह तुगलक। ठीक, आगे लिखे फिरोज तुगलक ने वजीराबाद जो कि दिल्ली में है, वजीराबाद में 34.7 मीटर लंबा बांध बनवाया जो कि प्रौद्योगिकी का उन्नत नमूना था। फिरोज शाह तुगलक ने 34.7 मीटर का एक लंबा बांध बनवाया था। उसका प्रयोग सिंचाई के लिए हुआ, बाढ़ नियंत्रण के लिए उसने किया। कहाँ पे किया था? वजीराबाद में। भाई अगर आपके पास टेक्निक होगी, वैज्ञानिक तकनीक होगी तभी जाकर के आप इतने बड़े काम को कर सकते हैं। तो इससे पता चलता है कि उस समय जो विज्ञान प्रौद्योगिकी है उसका काफी ज्ञान था, लोगों को काफी अनुभव था। तो इस तरह से तमाम प्रकार के जो प्रयोग होते थे, वैज्ञानिक सोच काफी आगे थी। जो शासक थे उन्होंने इसका समर्थन भी किया, इसमें रुचि ली। आगे लिखा है कि सीरत ए फिरोज शाही एवं आफीफ की तारीख ए फिरोज शाही के अनुसार सर्वप्रथम फिरोज शाह तुगलक ने ही भारी वजन उठाने वाले यंत्र कैपस्टन है अर्थात जिस चरखी कहा गया, इसका निर्माण सबसे पहले फिरोज शाह तुगलक ने किया था। ठीक, अगर मान लीजिए यहाँ प्रश्न बन जाए कि सर्वप्रथम फिरोज शाह तुगलक ने भारी वजन उठाने वाले यंत्र कैपस्टन का चरखी का निर्माण किया, इसका उल्लेख किस पुस्तक में मिलता है? तो आफीफ की तारीख फिरोज शाही है, और जो दूसरी पुस्तक है वह सीरत फिरोज शाही। इन दोनों पुस्तकों में इस यंत्र का उल्लेख सबसे पहले किया गया। ठीक है, अब आगे लिखे कि फिरोज तुगलक के शासनकाल में महेंद्र सूरी ने यंत्र राज पुस्तक लिखी थी। ठीक है, जो खगोलीय उपकरणों पर आधारित थी। फिर आपको यहाँ समझना है कि महेंद्र सूरी दिल्ली सल्तनत के किस शासक के दरबार में थे, किस शासक से संबंधित थे? तो फिरोज शाह तुगलक। फिर यहाँ पे प्रश्न बन जाए कि यंत्र राज नामक पुस्तक जो खगोलीय उपकरणों पर आधारित है, महेंद्र सूरी ने किसके शासनकाल में लिखी? तो फिरोज शाह तुगलक ने। फिर यहाँ पे प्रश्न बन सकता है कि यंत्र राज पुस्तक जो खगोलीय उपकरणों पर आधारित है, इसके लेखक कौन है? इसके लेखक है महेंद्र सूरी। इस तरीके से तमाम प्रकार के प्रश्न घुमा घुमा कर आयोग बना सकता है, इसलिए आपको यहाँ पे ध्यान देना है। ठीक, अब देखिए 1400 ईस्वी में पद्मनाभ ने ध्रुव भ्रमण नामक यंत्र का आविष्कार किया। एक वैज्ञानिक थे पद्मनाभ, इन्होंने 1400 ईस्वी में ध्रुव भ्रमण का यंत्र जो होता है उसका आविष्कार सबसे पहले इन्होंने किया। अब देखिए 8वां बिंदु यहाँ पे आ गया कि भवन निर्माण के क्षेत्र में काफी प्रगति हुई। भाई अगर धीरे धीरे वैज्ञानिक विधियां बढ़ने लगी, उसका उपकरणों का प्रयोग होने लगा, तो जो मकान बनाए जाते थे उसके निर्माण में तमाम प्रकार की डिजाइनें आने लगी, उसके निर्माण में मजबूती आने लगी ताकि सुरक्षित रहे। अर्थात भवन निर्माण के क्षेत्र में काफी प्रगति हुई। तो फिरोज शाह तुगलक के समय में ताम चीनी के खपड़ों, जिसे टाइल कहा गया, उसका प्रयोग शुरू हुआ। आप समझिए यहाँ पे अगर पूछते कि ताम चीनी के खपड़ों का प्रयोग कि दिल्ली सल्तनत किस शासक के समय में शुरू हुआ? तो फिरोज शाह तुगलक के समय में शुरू हुआ था। अब देखते हैं आगे। अब यहाँ पे देखिए जो 9वां बिंदु यहाँ पे है, 9वां बिंदु दिया कि लोहे के रकाब का आविष्कार चीन में हुआ था। ये भी बहुत बार प्रश्न बना है कि लोहे का जो रकाब होता है
इसका सबसे पहले आविष्कार किस देश में हुआ? तो चीन में हुआ था। अब देखिए, भारत में रकाब का पहला विवरण फक्र मुदब्बिर की इल्तुतमिश के शासन काल में युद्ध कला पर लिखी गई पुस्तक है आदाब उल हर्ब, यह सुजात में मिलता है। बहुत बार प्रश्न बना है कि भारत में रकाब के प्रयोग का विवरण सबसे पहले किस इतिहासकार ने किया है? तो फक्र मुदब्बिर ने किया है। और किस दिल्ली सल्तनत के शासक के अंतर्गत किया? तो इल्तुतमिश के शासनकाल, जो भारत में पहला वास्तविक शासक था। और युद्ध कला पर जो फक्र मुदब्बिर ने पुस्तक लिखी इल्तुतमिश के शासनकाल में, उनकी पुस्तक आदाब उल हर्ब या शुजात कहा गया है। इसी में सबसे पहले भारत में रकाब का उल्लेख सबसे पहले उन्होंने किया था। अब यहाँ पे देखिए, फक्र मुदब्बिर हिंदुस्तान में बनी तलवारों की प्रशंसा करता है। ठीक, यहाँ पे बहुत बार प्रश्न बना है कि भारत में या हिंदुस्तान में बनी तलवारों की प्रशंसा करने वाला कौन सा इतिहासकार है? ठीक, तो भारत में बनी तलवारों की प्रशंसा करने वाला जो इतिहासकार है वह है फक्र मुदब्बिर। ये फक्र मुदब्बिर है इल्तुतमिश जो शासक था, जो दिल्ली सल्तनत का पहला वास्तविक शासक था, उसका दरबारी कवि था, इतिहासकार था। अब लिखा है कि उसका विवरण दमिश्क स्टील उत्पादन की गुप्तगिरी तकनीक के बारे में सबसे पहला विवरण देता है। देखिए, दमिश्क स्टील जो फैक्ट्री थी उसमें एक तकनीक थी गुप्तगिरी। ठीक है, दमिश्क अर्थात जो दमिश्क नामक क्षेत्र है वहाँ पे स्टील की फैक्ट्री लगी थी, उस वही यहाँ पे उल्लेख किया गया है कि दमिश्क स्टील उत्पादन की गुप्तगिरी तकनीक का सबसे पहला उल्लेख यहाँ पे मिलता है फक्र मुदब्बिर। अब देखिए, यहाँ पे दो शब्द और महत्वपूर्ण आ गए, वह शब्द है नाफ्ता। आपको बहुत बार प्रश्न बना होगा तो आप देखे होंगे कि नाफ्ता क्या है। ठीक, मैंगोनेल्स जैसे दो युद्ध उपकरणों का सर्वप्रथम प्रयोग 712 ईस्वी में अरबों द्वारा सिंध में किया गया। तो यहाँ पे समझिए कि नाफ्ता क्या है। नाफ्ता है युद्ध उपकरण। अगर यहाँ पे प्रश्न है नाफ्ता का सर्वप्रथम प्रयोग कब हुआ था, तो सर्वप्रथम प्रयोग 712 ईस्वी में अरबों द्वारा सिंध की जो लड़ाई हुई थी वहां पे इसका प्रयोग किया गया था। अब देखिए, इसका सर्वप्रथम उल्लेख अगर कहीं हुआ तो चचनामे में हुआ। ये जो नाफ्ता उपकरण है और मैंगोनेल से जो उपकरण है दोनों, इसका जो सबसे पहले प्रयोग 712 ईस्वी में हुआ है, अरबों द्वारा सिंध पर हमला के दौरान किया गया था। इसका सबसे पहले उल्लेख अगर कहीं मिला है तो चचनामा में किया गया है, जो कि अरबी भाषा में लिखा गया है। ठीक, अब देखिए जो 10वां पॉइंट है, इसमें दिया है कि रेशम के कीड़े पालने की प्रथा दिल्ली सल्तनत में प्रचलित थी। जो रेशम के वस्त्र बनाए जाते थे, वस्त्र बनाने के लिए रेशम के कीड़े का उत्पादन किया जाता था। तो रेशम के कीड़े पालने की प्रथा अगर कहीं शुरू हुई थी तो दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत सबसे पहले हुई थी। अब देखिए, चीनी यात्री महुआन, एक चीनी यात्री आए थे, उनका नाम था महुआन। बंगाल में रेशम के कीड़े पाले जाने का सर्वप्रथम उल्लेख करता है। अगर मान लीजिए यहाँ पे हो प्रश्न बन जाए कि चीन के या फिर किस यात्री ने सबसे पहले भारत में रेशम के कीड़े पाले जाने का उल्लेख करता है, तो वह यात्री था चीन का, उसका नाम था महुयान, जो बंगाल में आता है, जो यहाँ पे देखता है कि रेशम का उत्पादन हो रहा है, रेशम का कीड़ा पाले जा रहे हैं, जिससे बाद में रेशम बनाया जाता था और रेशम बना करके उससे कपड़े का उत्पादन किया जाता था। इन तमाम तकनीकों का प्रयोग अगर सबसे पहले किसी ने किया था तो वह किया था चीनी यात्री महुयान ने। ठीक है, अब देखिए, इस काल में तकनीकी विकास का एक और अगर एग्जाम्पल देखा जाए
कालीन उद्योग मिलता है। फिर आप समझिए यहाँ पे, अगर कालीन उद्योग की बात की जाए तो सबसे पहले दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत इसका विकास हुआ। ठीक, ये आपको छोटी छोटी बातों को यहाँ पे बहुत ध्यान देना है कि कालीन उद्योग का सबसे पहले अगर विकास की बात की जाए तो कहाँ हुआ था, तो दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत हुआ था। ठीक, अब देखिए यहाँ पे 11वां बिंदु यह है, 11वां बिंदु यहाँ पे दिया है कि इस काल में कपड़े पर लकड़ी के ठप्पों का प्रयोग कर छपाई एवं चित्रांकन दोनों किया जाने लगा था। इस छापे का उल्लेख कभी मुल्लादाव ने किया है। देखिए दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत जो कपड़े बनाए जाते थे, भाई उस समय तो मशीन थी नहीं कि उसमें डाली डिजाइन क्लिक किया तो सारे कपड़ों पर डिजाइन बन के बाहर आ जाता था। हाँ, पहले सादे सादे कागज बनाए जाते थे, वो कपड़े बनाए जाते थे। हाँ, जिस डिजाइन पर का उसमें प्रयोग करना होता था उस डिजाइन के अनुसार लकड़ी जो होती थी उस पर सांचा बनाया जाता था। उसी सांचे का प्रयोग ठप्पा मार करके, जैसे मान लीजिए कपड़ा है, एक कपड़ा है, अगर एक इस कपड़े पर हमें कोई डिजाइन बनाना है तो एक लकड़ी होता था। ठीक, जैसे मान लीजिए ये लकड़ी है। ठीक, अगर मान लीजिए लकड़ी है, इस पर कोई डिजाइन बना तो इस कपड़े पर यह ऐसे मार करके डिजाइन बना दिया जाता था। हाँ, इसका सबसे अगर पहले प्रयोग इसने किया कवि ने, उसका नाम है मुल्लादाव। ठीक, अब देखिए 12वां बिंदु यहाँ पे है। 12वां बिंदु यहाँ में फिरोज तुगलक के शासनकाल में साबुन निर्माण का कार्य शुरू हुआ। जो आज हम लोग सब तमाम प्रकार के साबुनों का प्रयोग करते हैं नहाने के लिए, कपड़ा धोने के लिए, इस साबुन का सबसे पहले अगर प्रयोग शुरू हुआ भारत में दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत, हुआ था फिरोज शाह तुगलक का शासनकाल। अर्थात फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में साबुन निर्माण का कार्य शुरू हुआ। उसने इसके उत्पादन पर कर लगाया था, परंतु बाद में इस कर को हटा दिया। अब देखिए यहाँ पे 13वां बिंदु दिया है। ठीक, 13वां बिंदु यहाँ पे दिया है कि बारूद सबसे पहले चीन में 11वीं सदी में बना। अगर बारूद की बात सबसे पहले बात की जाए तो कहाँ पर बना था, तो वह बना था चीन में। कब बना? 11वीं सदी में। अर्थात बारूद का सबसे पहले चीन में 11वीं सदी में बना। सल्तनत काल में बारूद का प्रवेश भारत में हुआ। कहाँ से हुआ? चीन से हुआ। अगर इस तरीके से देखा जाए तो भारत और चीन के बीच जो व्यापार होता था काफी बड़े मात्रा पर होता था। जब काफी बड़े मात्रा पर व्यापार होता था, इसी के तहत जो युद्ध का सामान था बारूद, उसका भी ये लोग आयात निर्यात किया करते थे। इसी के तहत चीन से भारत में बारूद का सबसे पहले प्रयोग हुआ। यहाँ पे एक इतिहासकार आते हैं, उनका नाम है इकतदार आलम। इकतदार आलम का विचार है कि दिल्ली सल्तनत में इसके प्रयोग का प्रथम साक्ष्य नासरुद्दीन महमूद के काल में उस समय मिलता है जब हलागू के प्रतिनिधि 1260 में दिल्ली आए। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पे इकतदार आलम बताने का प्रयास करते हैं कि जो बारूद है इसका सबसे पहले प्रयोग जो हुआ दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत नासरुद्दीन महमूद का शासनकाल, जो बलबन के पहले शासक बना था, उसके शासनकाल में सबसे पहले एक हलागू था। हलागू का प्रतिनिधि उसके समय में 1260 ईस्वी में दिल्ली में आया था। एक इतिहासकार हैं फरिश्ता। फरिश्ता बताते हैं कि उसके सम्मान में आतिशबाजी की गई थी। जब हलागू यहाँ पे आता है, ठीक, तो उसके सम्मान में आतिशबाजी की गई थी। अर्थात बारूद का सबसे पहले जो प्रयोग हुआ था
आतिशबाजी या किसी के सम्मान में किया गया था। लेकिन बारूद के प्रयोग का प्रथम लिखित अगर प्रमाण की बात की जाए तो उल्लेख अमीर खुसरो की जलालुद्दीन खिलजी के काल में लिखी गई कसीदा में मिलता है। अमीर खुसरो जो जलालुद्दीन खिलजी के शासन काल से भी संबंधित है, तो उसने लिखा कि जो कसीदा लिखा है उसी में सबसे पहले लिखित प्रमाण मिलता है कि बारूद का प्रयोग किस तरीके से किया जाए, अर्थात बारूद के सबसे प्रयोग का सबसे पहले अगर उल्लेख कोई किया तो अमीर खुसरो ने किया था, जलालुद्दीन खिलजी के शासनकाल में किया, कसीदा में किया था। इस तरीके से अमीर खुसरो यहाँ पे भी आ जाते हैं, आपको समझना है। अब देखिए, खुसरो के पश्चात अफीफ ने फिरोज तुगलक के काल में बारूद वाले पटाखे हवाई गुलरेज का उल्लेख सब ए बारात त्योहार के संदर्भ में करते हैं। अफीफ महोदय यह बताने का प्रयास करते हैं कि फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में जो त्योहार था शब-ए बारात, उसी त्योहार में हवाई गुलजार अर्थात जो पटाखा होता था उसमें इसका प्रयोग किया जाता था, अर्थात आतिशबाजी के रूप में। ठीक, अब लिखा है कि अतः दिल्ली सल्तनत में तोपों एवं बंदूकों जिसे मस्कट का प्रयोग सबसे पहले रॉकेट बारूद का प्रयोग आतिशबाजी में हुआ। ठीक, फिर आपको यह समझना है कि दिल्ली सल्तनत में जो तोप होते थे, जो बंदूक होती थी, इसका प्रयोग लड़ाई में नहीं किया जाता था, बल्कि कोई त्योहार आया या किसी स्वागत में, सम्मान में पटाखा दगाया जाता था, आतिशबाजी की जाती थी, इसी में इसका प्रयोग उस समय किया जाता था। अब देखिए, तोप एवं बंदूकों में बारूद का प्रयोग यूरोप में प्रारंभ हुआ। जो तोप है, बंदूक है, इसमें जो बारूद का प्रयोग होता था सबसे पहले यूरोप में युद्ध के क्षेत्र में इसका प्रयोग किया जाने लगा। ठीक, अब देखिए लिखेगा मध्य एशिया में इसका सर्वप्रथम प्रयोग उस्मानियों एवं ईरानियों के बीच 1514 ईस्वी में चाल्दी रान की लड़ाई में किया गया था। देखिए, ये जो बारूद है, बारूद का प्रयोग कर तोप जो बंदूक का अगर प्रयोग की बात की जाए तो सबसे पहले अगर कहीं प्रयोग हुआ है तो मध्य एशिया में एक लड़ाई हुई थी। वह लड़ाई हुई थी उस्मानियों और ईरानियों के बीच में। अब कब हुई? 1514 ईस्वी में। वो लड़ाई का नाम है चाल्दी रानी की लड़ाई। चाल्दी रानी की लड़ाई में सबसे पहले उस्मानी और ईरानियों ने 1514 ईस्वी में बारूद का प्रयोग करके लड़ाई को और रोचक बना दिया था। ठीक, अब देखिए, भारत में बारूद वाले तोपों का पहला प्रयोग दक्षिण भारत में 1367 ईस्वी में विजयनगर एवं बहमनी के युद्ध में हुआ था। अब देखिए, यहाँ बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बनेगा यहाँ पे, अगर आयोग बनाए कि भारत में बारूद वाले तोपों का सबसे पहला प्रयोग किस जगह हुआ था, तो दक्षिण भारत में हुआ। ठीक, अब कब हुआ था? 1367 ईस्वी में हुआ था। अब किस संघर्ष में हुआ था? तो विजयनगर एवं बहमनी राज्य के बीच जो संघर्ष हुआ था 1367 ईस्वी में, उसी में सबसे पहले बारूद वाले तोपों का प्रयोग दक्षिण भारत में किया गया था। अब देखिए, बाबर ने बारूद एवं तोपखाना का पहला प्रयोग 1519 ईस्वी में बाजौर भेरा युद्ध में किया था। अगर मुगल काल की बात करें, जब बाबर भारत आता है तो उसने 1519 ईस्वी में जब बाजौर भेरा पे आक्रमण करता है, वहाँ युद्ध होता है, तो सबसे पहले उसी युद्ध में 1519 ईस्वी में बाबर ने इस बारूद एवं तोपखाना का प्रयोग किया था।
तो इस तरीके से हमने आज की क्लास में जो दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत विज्ञान और प्रौद्योगिकी थी उसके विषय में हम लोगों ने अध्ययन किया। हम आशा करते हैं कि आपको यह क्लास समझ में आई होगी। तो फिर मिलते हैं अगली क्लास में, लेकिन आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को अगर आपने लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया तो आप कर लीजिए। आप ऐसे ही लाभ उठाते रहिए। तो फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।